पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं और फिर आपको फ्री कर देंगे, ठीक है? आ जाओ। जल्दी से। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वही अपने आप में एनर्जी बैरियर है, मगर कैटलिस्ट काम कैसे करता है, वो कैसे एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, वो सारी कहानी सुनेंगे। नंबर वन। नंबर टू, मैं यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा सा पोर्शन आता है वो भी कवर करूंगा। तो अगर आप वो उसे पढ़ना चाहोगे, जैसे जो लोग बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स और हल्का सा सरफेस का भी वो पार्ट यही कवर कर रहा हूँ, राइट? शुरू करें क्या? चलो। तो मैंने कहा था कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सुन लो ध्यान से प्लीज, शुरू हो जाऊं बच्चों। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के जीवन में आता है, उसे नई राह दिखाता है जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है। मन में एक सवाल आया, सर, मन में एक सवाल आया, सर, कैटलिस्ट ये सब कैसे कर पाता है? कैसे कैटलिस्ट एक नई राह दिखाता है जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है? ऐसा वो कैसे कर पाता है? इसको समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज आती हैं, एक एक करके थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती हैं। और आज सरफेस केमिस्ट्री में इसी चीज को समझाने के लिए आप लोग सब लोगों को सिखाया जाता है कैटालिसिस। क्या सिखाते हैं? कैटालिसिस क्या होता है, पहले सुनिएगा, फिर एक एक करके लिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक? पहले सुनिएगा प्लीज। कैटालिसिस यानी कैटलिस्ट के काम करने का तरीका। कैटालिसिस यानी कैटलिस्ट के काम करने का, यानी इससे मैं कह सकता हूं कैटलिस्ट वर्किंग एक्शन। कैटलिस्ट कैसे काम करता है, इसको समझाने के लिए आपके सिलेबस में कई सारी थ्योरी आती हैं। सबसे पहली थ्योरी का नाम था एडजॉर्प्शन थ्योरी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े तो इन चीजों को जरूर पढ़िएगा एक बार किताब से, यहां समझ जरूर लेना। सबसे पहली थ्योरी आई एडजॉर्प्शन थ्योरी। सर, ये काहे की थ्योरी थी? ये थ्योरी इस चीज की थी, ये सिखाना चाहती थी कैटलिस्ट काम कैसे करता है, लेकिन इस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशन थी, अपनी कुछ कमियां थी। फिर एक दूसरी थ्योरी मार्केट में आई जिसका नाम रखा गया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। क्या नाम रखा गया? इस थ्योरी ने भी इस चीज को समझाने की कोशिश करी कि कैटलिस्ट काम, लिखवाऊंगा मैं, कैटलिस्ट काम कैसे करता, भी सुनना है सबको प्लीज। इसने समझाने का एक दूसरा तरीका अपनाया। इसने क्या तरीका अपनाया, कुछ ही देर में बताता हूं। लेकिन इन दोनों थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशन थी, अपनी कुछ कमियां थी। इन दोनों थ्योरीज को मर्ज करते हैं और मर्ज करके मार्केट में एक नई थ्योरी आई जिसका नाम रखा जाता है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या नाम रखा गया? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है प्यारे बच्चों, जिसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं एडजॉर्प्शन कैसे होता है और फिर कैसे कैटलिस्ट काम कैसे करता है। जरा सुनिएगा, इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। पहले एक रिएक्शन थी जो ए और बी के बीच में हो रही थी, ए और बी के बीच में होती थी। उससे पहले एक इंटरमीडिएट ए बी बनता था और बाद में एक प्रोडक्ट ए बी बन के निकल जाता था। रिएक्शन अपने आप हो रही थी, जैसा भी था जीवन इसका चल रहा था। इसे मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा, ये रिएक्शन पहले स्पॉन्टेनियस थी, यानी अपने आप होती थी, अपने आप होने की क्षमता रखती थी। एक वर्ड बोला जाता है स्पॉन्टेनियस, यानी जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, हाँ, ये अपने आप हो रही थी, हाँ, मुश्किलों से सही लेकिन हो रही थी। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, बोलो हाँ या ना। अब इसकी मुलाकात हुई कैटलिस्ट से। किससे हुई? तो कैटलिस्ट प्यारे बच्चों, ऐसा किताबें हमारी एनसीईआरटी कहती है अक्सर, क्या वर्ड बोला मैंने? कैटलिस्ट अक्सर डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनकी अपनी वेरिएबल वैलेंसी होती है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे लाइन बनाया है जो इसी फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार गोले लाइन बनाया, कुछ नहीं किया, ये बताने के लिए पेपर प्रेजेंटेशन किया कि कैटलिस्ट के अंदर कुछ फ्री वैलेंसी है। ये जो बॉन्ड बनाए हैं मैंने इसको फ्री वैलेंसी बोला। तो समझो प्यारे बच्चों, ये हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आता है, ए और बी जो पहले आपस में कोलिजन करते थे और टकरा के प्रोडक्ट बनाते थे, चलेगा? ये आज भी कोलिजन करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, ये सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एड्सॉर्प्शन यानी सरफेस की तरफ आना, आपके चिपक जाना। जैसे ही ए और बी ये दोनों कैटलिस्ट के सरफेस पे आते हैं, ये आके उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, और जब ये उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं तो प्यारे बच्चों, ऐसा आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बोलो हाँ या ना। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई होती है, ए बी उसी
रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपने बॉन्ड बनाने में। पहले उसे एनर्जी खुद से ढूंढनी पड़ती थी, पहले उसे मेहनत खुद से करना पड़ता था, लेकिन आज ये सारा काम आसान कर दिया किसने? कैटलिस्ट ने। क्योंकि उसके सरफेस पे जाता है, जैसे ये एब्जॉर्ब होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अरे हाँ या ना? इस रिलीज एनर्जी का उसने इस्तेमाल किया बॉन्ड बनाने में। अगले स्टेप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम सबके सामने कैटलिस्ट है, सबको नजर आ रहा। और यहां पर ए था, यहां पर बी था। अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने लगते हैं और जो पुराने बॉन्ड बने थे वो टूटने लगते हैं। सर ये तो पहले भी हो रहा था, पहले भी तो ए बी कॉम्प्लेक्स बनता था, आज भी बन रहा है, मगर साथ में कौन आ रहा है? कैटलिस्ट। ये बनना अब पहले से आसान हो रहा क्योंकि अब उसे कोई एनर्जी देने वाला मिल गया है। पहले उसे खुद ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब एनर्जी देने वाला कोई मिल गया है, यहाँ बॉन्ड बनने लगता है, पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं। अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट जितना लिया था उतना का उतना पूरा सेपरेट आउट हो जाता है और साथ में जो प्रोडक्ट ए और बी का बन के सेपरेट हो जाता है। ऐसा नहीं लगता? ए बी से ए बी पहले भी बन रहा था, आज भी बन, लेकिन कैटलिस्ट आता है, उसे नई राह जिस पर चलना पहले से आसान हो, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी से इंटरमीडिएट का बनना और आसान हो जाता है। यानी कैटलिस्ट एक नए कॉम्प्लेक्स को बनाया। बोलो हाँ या ना? जिसका बनना पहले से आसान था कि मुश्किल था? आसान था। जिसका बनना पहले से, अरे पहले तो खुद ही बनाना पड़ता था ना, आज उसे कोई एनर्जी दे दिया है, वो आसानी से बन गया। बोलो हाँ या ना? यानी कैटलिस्ट आता है, उसे नई राह जिस पर चलना पहले से आसान हो, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बन। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जितना कैटलिस्ट लिया जाता है उतने का उतना ही अंत में बच जाता है। तभी तो कहा जाता है थोड़ी सी मात्रा कैटलिस्ट की सफिशिएंट होती है पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। लेकिन कैटलिस्ट तभी काम कर पाता है, लेकिन कैटलिस्ट जब किसी रिएक्शन के अंदर होने की क्षमता पहले से थी। अगर वो रिएक्शन कसम खा के बैठी होती मुझे होना, तो शायद फिर कैटलिस्ट आता कुछ भी कर सकता नहीं था। अगर ए और बी के अंदर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ही ना होती तो कैटलिस्ट आने से कुछ होने वाला नहीं था। ये वही वाली बात है, पढ़त तो ही नहीं था तो पढ़ाते कैसे? अरे पढ़त तो होगा तभी तो पढ़ाया जा सकेगा। अरे हाँ या ना? अब कोई प्रतिज्ञा करके बैठा है तो कैसे काम चलेगा? फिलहाल जरा सुनिएगा, अब यहीं पे कुछ पुरानी किताबें कहती हैं, अब इसके जो सारे पॉइंट है कुछ देर में लिखाऊंगा, ठीक? यहीं पर कुछ पुरानी किताबें कहती हैं, अरे सुनो क्या कहती हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन में आके राहें आसान करके जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले कांटे थे अब अंगारे बिछा के जाते हैं। पहले कांटे थे, थोड़ा हटा के फूल तो बिछा देते, लेकिन अब तो वो अंगारे बिछा के चले गए। एनसीईआरटी कहता है, सुनिएगा कौन कहता है, पुरानी किताबें कहती हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। जो कैटलिस्ट होता है दो, कभी उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है तो कभी उसे निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। एनसीईआरटी ने इस बात में बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहा, वो जो क्या बोला उसने, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को यानी ब्रेकर को बड़ा करता है, यानी रफ्तार घटा, ए ब्रेकर बड़ा मतलब रफ्तार कम। बोलो हाँ या ना? एनसीईआरटी कहता वो जो ब्रेकर को बढ़ाता है, जो ईए को बढ़ाता है, जो रफ्तार को घटाता है, उसका नाम निगेटिव कैटलिस्ट नहीं कहा जाएगा। उसने एक लाइन लिखा है, वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज। क्या लिखा है गुरु? आपके कल का डाउट बेटा सुन रहे हो ना ऑनलाइन वालों? हाँ, तो उसने कहा है वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज, वर्ड कैटलिस्ट for those substances which increases EA or decreases ROR। उसने कहा उनके लिए कैटलिस्ट शब्द का प्रयोग न करना, इसे कुछ ऐसा समझो। उसने कहा कैटलिस्ट शब्द बोलना कहाँ है, बोलना कहाँ नहीं है। तो एनसीईआरटी बहुत क्लियर कट शब्दों में कहता भाई साहब कैटलिस्ट का काम केवल ये घटाने का है, आरओआर बढ़ाने का है। वो जो आरओआर को घटाते हैं, ब्रेकर को बढ़ाते हैं, वो दुनिया में कैटलिस्ट नाम से नहीं इनहिबिटर नाम से जाने जाते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, एक शब्द है प्रसिद्ध, क्या है, सुना है क्या? अच्छे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं, बुरे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब जो हिंदी समझता है
वो जानता है कि प्रसिद्ध केवल अच्छे कामों से बोला जाता है, जो बुरे कामों से प्रसिद्ध होते उन्हें प्रसिद्ध नहीं, उन्हें कुख्यात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कुछ ऐसी बातें एनसीईआरटी कहता है कि ये जो अच्छे कामों के लिए है, केवल उसी के लिए कैटलिस्ट बोलना, जिसने काम अच्छे नहीं किए वो कैटलिस्ट नहीं, वो इन्हिबिटर के नाम से जाना जाएगा। कैटलिस्ट को बदनाम मत करो, नाम दूसरा रखो। इज दिस क्लियर? नहीं समझ पाए? अब जो मैं कहने वाला हूं पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अपनी काहे की फैक्ट्री थी लाला, ये सारी बातें आप सुन रहे थे कि कैटलिस्ट आता है, जीवन को नई राह दिखाता है जिसपे चलना पहले से आसान हो। आपने तुरंत अपनी फैक्ट्री में फोन किया, अरे सुनो रे, क्या बोला आपने फैक्ट्री में? आपकी फैक्ट्री में अमोनिया बन रही थी, बोलो हाँ या ना? आपने कहा यार अपने यहाँ कुछ कैटलिस्ट का इंतजाम नहीं है क्या? आप अपने लोगों से बात कर रहे थे जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे? बोले सर बिल्कुल है, आप बता, आपने कभी बोला ही नहीं। बोले थोड़ा कैटलिस्ट वैटलिस्ट लगा दो, रफ्तार रफ्तार बढ़ जाए। हेलो, उन्होंने आपको बताया कि सर अगर हम हैबर प्रोसेस की बात करें, अगर हम अमोनिया की बात करें, तो उसका जो कैटलिस्ट है वो है आयरन। कौन है? कौन है? कौन है? तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा लोहा का पैसा दे दीजिए, लगवा देते हैं, रफ्तार बढ़ जाएगी। आप तो पहले सोचे पैसे पैसे खर्च करने, पर फिर भी थोड़ा बहुत मानने मनाने से आपने कहा ले लो थोड़े बहुत, ठीक है। आपने थोड़े बहुत पैसे दिए, लोहे लगाए गए, लोहे लगाए गए, रफ्तार बढ़ी, लेकिन जितनी आपको चाहत थी 100 से 500 होने की उतनी रफ्तार नहीं बढ़ी। आपने फिर फोन किया, तूने पैसे खर्च करवा दिए, रफ्तार नहीं बढ़ी। बोले सर अभी तो आपने कैटलिस्ट लगाया है, अभी तो आपने अभी तो आपने सर आपको यहाँ पे एक सब्सटेंस और लगाना होगा जिसका नाम है प्रमोटर। क्या नाम है? क्या नाम है? अब आपने कहा ये क्या होता है प्रमोटर? तो आपके फैक्ट्री के लोगों ने कहा सर ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ये ऐसा, इसका नाम क्या है? प्रमोटर। मतलब ये प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट करेगा, खुद कुछ ना कहेगा, ये कहेगा अन्ना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खुद आगे जाने वाला। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट के काम को आसान करता है, लेकिन खुद कैटलिस्ट बनने की हिम्मत नहीं है। सरल भाषा में ये कैटलिस्ट कहेगा यस कैटलिस्ट डू डू यस वेरी गुड। समझना। अब इस रिएक्शन में लेट्स इमेजिन यहाँ पे मॉलिब्डेनम। कौन है? मॉलिब्डेनम। कौन है? तो अब आपके लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा प्रमोटर ले आओ, वो कैटलिस्ट का मन नहीं कर रहा सर, आलस खा रहा है, उसको कोई प्रमोटर चाहिए। क्या चाहिए? तो आपने फिर कहा फिर तुम पैसे खर्च करवाओगे यार। बोले सर थोड़ा ला दो सर, देख लो एक बार। अब यहाँ पे कौन है प्रमोटर? मॉलिब्डेनम। कौन है प्रमोटर? ध्यान सुनना। प्रमोटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट के काम को आसान करता है, लेकिन खुद कैटलिस्ट है कोई जरूरी नहीं है। जैसे ऐसे समझा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे मॉलिब्डेनम जैसे, अच्छा आयरन क्या इसका कैटलिस्ट है? क्यों है? एग्जैक्टली कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का बहुत स्पेसिफिक होता है, ये सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कैसे होता है? इसका सिलेक्शन ऐसे होता है कि किसी भी रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, मतलब आप इसे रटने बैठे तो नहीं रट सकते हो, दुनिया में इतनी रिएक्शन आपको मानना पड़ेगा। इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन है? आयरन है तो है। अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट नहीं है। मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम प्रमोटर है, वो कैटलिस्ट के काम को इनहेंस कर रहा, मतलब अगर कैटलिस्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा था उसे इनहेंस करेगा। क्या करेगा? लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट हटा दिया और सोचो अकेले कैटलिस्ट बन जाए, ऐसा होने वाला, मतलब कहेगा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन जो आगे बढ़ जाएगा पीछे कोई नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या? हेलो, ये अकेले कैटलिस्ट बन, लेकिन अब यहीं पे सवाल बनता है, मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन का कैटलिस्ट नहीं है, किसी दूसरे रिएक्शन का कैटलिस्ट हो सकता है। इस रिएक्शन का कैटलिस्ट, मगर किसी दूसरे रिएक्शन का कैटलिस्ट हो सकता है। चलेगा बच्चों? सब लिखवा दूंगा, पहले दिमाग में एक ओवरव्यू बना लो, चलेगा? ताकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाए। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? अब यहीं पे एक दूसरा शब्द आया जिसका नाम रखा गया पॉइजन। क्या नाम रखा गया? इसे कई दफा पॉइजन भी कहते हैं, इसे कई दफा कैटालिटिक पॉइजन भी कहते हैं। कैटालिटिक मतलब एक ऐसा शब्द, एक ऐसा सब्सटेंस जिसने कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम किया। कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट का काम क्या था? रफ्तार को बढ़ाना। कैटलिस्ट का काम क्या था? रफ्तार को, ब्रेकर को। लेकिन वहीं पे एक सब्सटेंस आया जिसका नाम था पॉइजन। क्या नाम था? जैसी उसकी मुलाकात आयरन से हुई, किससे हुई? तो आयरन जो काम कर रहा था वो भटक गया, मतलब अब आयरन जैसे काम कर रहा था वैसे काम करने वाला नहीं है, उसकी एफिशिएंसी घट गई, मतलब ये भटकाने का काम कर रहा है। किसका काम? मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये बताना था। रिसर्च कहती है
एक्सपेरिमेंट कहता है, फैक्ट कहता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो इंसान के लिए जहरीले पाए गए, जो इंसान के लिए जहरीले पाए गए, आप जान के चौंक जाओगे वो रिएक्शन के लिए भी जहरीले पाए गए। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला है, रिएक्शन के लिए भी कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की हर रिएक्शन में यही पॉइजन होगा, ऐसा पाया गया, ऐसा जो इंसानों के लिए पॉइजन का काम करता है। एक फैक्ट है, याद रखना, सवाल करना कई बार आसान हो जाएगा, वो रिएक्शंस के लिए भी पॉइजन का काम करता है। दिस इज क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा साइनाइड, क्या ये भी इंसान के लिए पॉइजन है? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इंसान के लिए जहरीले हुआ करते थे, जहरीले बोला मैंने, राइट, ऐसे सब्सटेंसेस अब पाया गया कि रिएक्शन के लिए भी कैसे है, पॉइजन। मैंने आपको क्या क्या सिखाया समझाता हूं। कैटलिस्ट क्या है, क्लियर है? एक ऐसा सब्सटेंस जो आता है, राहों को आसान करके चला, कैटलिस्ट, क्लियर है? दुनिया में जब भी बोलोगे कैटलिस्ट, क्या बोलोगे? वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, वो नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला, वो जो नेगेटिव सेंस में यूज होता है उसका नाम कैटलिस्ट नहीं, उसका नाम नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं, उसका नाम इनहिबिटर होता है। वो जो पुरानी किताबों के सवाल हैं, वो जो पुरानी किताबों के जो आंसर बताया करते हैं, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, गलत है। अब एक ही लाइन बोलोगे, कैटलिस्ट विल ओनली इंक्रीज द आरओआर, चलेगा? तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल केवल आरओआर बढ़ाने में होगा, जो घटाते हैं उनका नाम कैटलिस्ट, उनका नाम क्या होगा, इनहिबिटर। क्लियर है बच्चे? कॉपी में लिखना शुरू कर दें। अच्छा, कैटलिस्ट क्लियर, इनहिबिटर क्लियर, कैसे काम करता है, ये सारी बातें क्लियर। एक हो गया पॉइजन, एक हो गया प्रमोटर, डन है। अब इसे सीक्वेंस में लिखेंगे, 7 से 8 मिनट लिखने में जाता है, ध्यान से लिखते रहना, पढ़ते रहना। थ्योरी छोड़ दूं क्या? अभी थ्योरी का ट्रेंड चल रहा है, नहीं समझ पाए? किसका ट्रेंड चल रहा है? हेलो, 2023 समझ पा रहे हैं क्या? किस लेवल के सवाल तो समझ पा रहे हैं? अगर आपने ट्रेंड के हिसाब से नहीं चला तो भी बेवकूफी है, और इतिहास को भूल गए तो भी बेवकूफी है। मैं क्या कह समझ रहा हूं? अपने को समझो भाई साहब, मतलब जो ट्रेंड चल रहा वो भी समझना पड़ेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री का इतिहास क्या था, न्यूमेरिकल, वो भी समझना। ट्रेंड के जैसा पेपर आया, बी प्रिपेयर्ड, घटिया सवाल आ रहे नहीं आ रहे भाई साहब, क्या करे, खूब न्यूमेरिकल लगाया, फॉर्मूला पूछता डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, यार समझ पा रहे क्या क्या? तो फिर थ्योरी पकड़ बनानी ही पड़ेगी, तो थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, बिकॉज पेपर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेड। चलेगा? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट। आपने सबने डायग्राम बना लिया था? क्या लिखा था आखिरी लाइन? कुछ भी नहीं, आसान कर देता है, बता लिखा था ना। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बोलो फिर वैसे लिखना। फर्स्ट पॉइंट, वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। एक बच्चा मुझसे कह रहा है मॉलिब्डेनम कैसे प्रमोट करता है। ये कंप्लीटली आपके सरफेस केमिस्ट्री का हिस्सा है, अगर हम वहां घुसेंगे तो ये बहुत लंबी कहानी है। आप यहां बस शब्दों को जानो, वो कैसे काम करता है, दैट्स आउट ऑफ योर स्कोप। चलेगा? अब यहीं पे ऑटो कैटलिस्ट इंड्यूस, बहुत बड़ी कहानी है, तो हम केवल उतना टच कर रहे हैं जो काइनेटिक्स को टच, जैसे इसमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, वो कहां बताऊंगा, इक्विलिब्रियम। आप इन बैचेज में सरफेस हो रखा है, सरफेस नहीं हुआ है अभी फिलहाल। काइनेटिक्स से जो रिलेट हो रहा बता रहा हूँ, फिर जो प्योर वहां का हिस्सा है फिर बता दूंगा, फिर अगर नहीं हुआ है तो ठीक। अभी केवल वो हिस्सा बताया जो काइनेटिक्स और सरफेस को मिक्स कर रहा है, ठीक। लिखो जरा, लिखो पहले नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिख रहे थे? वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, लाइन बना के लिखना, कैटालिसिस। वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, लाइन बना के लिखना, कैटालिसिस। नीचे लिखना, नंबर 1 एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नंबर 2 इंटरमीडिएट थ्योरी, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नंबर 2 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। ये सिंपली लिख दो, इंटरमीडिएट थ्योरी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। दोनों को मिला के कौन सी थ्योरी आई? मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। सवाल बनते हैं, लिख लेना, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब क्या है, पहले इसको लिखना, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस था, नीचे वाली रिएक्शन, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट में बिल्कुल डायग्राम बनाइएगा जल्दी से। कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये उसका पूरा वर्किंग एक्शन है।
अब छोटी छोटी बातें थ्योरी की जो निकल के आती जाएंगी, समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। सब कुछ यही याद करना है, ये सोच के लिखते रहें और पढ़ते रहें। ये साल चूकना नहीं है प्लीज, है ना। अगल बगल क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं, आपके दोस्त क्या कर रहे उससे मतलब नहीं, आप प्लीज सिलेक्शन लेके जाना। ये खुद को रिमाइंड कराते रहना। आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कई बार हो जाता है, मन चंचल ही तो है। भटकने मत देना, याद दिला देना। आखिरी बार, एक बार पहुंच जाओ सरकारी कॉलेज में लीगली, उसके बाद तो सेट। हाँ मतलब कॉलेज पहुंचना है तो पहुंच तो आप जाते ही है, पर लीगली तरीके से पहुंचना है ना। तो कैसे वो भी बता ही दो, एक बार वो भी आजमा लेंगे। तो प्लीज, है ना, खुद को रिमाइंड कराते रहे, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। बस करते रहिए, ठीक है। लिख लिया होगा सबने। एक साइड में पॉइंट लिखना, कहीं अगर लिख लो तो बादल बना के बोलो। लिख लो पहले, फिर लिख लेना एनर्जी रिलीज्ड इन एड्सॉर्प्शन। एनर्जी रिलीज्ड इन एड्सॉर्प्शन। एनर्जी रिलीज्ड इन एड्सॉर्प्शन मेक्स इट इजियर, आसान कर देता है। एनर्जी रिलीज्ड इन एड्सॉर्प्शन मेक्स इट इजियर, makes it easier to makes it easier to bond formation। makes it easier to bond formation। गुरु अभी हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे बेटा, वो जब आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। वही कैटालिसिस वाली बातें चल रही थी, अभी अपन काइनेटिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। थोड़ा सा जो पॉइंट बताया उसको सुन लो और फिर बताऊंगा। लिख लिया होगा, मैं थोड़ी बीच में बंद करके स्टार्ट कर दूं, हाँ, सुनते रहो। लिख लिया होगा सबने, ये लिख लिया क्या? जो भी एनर्जी रिलीज हुई, राइट, उससे बॉन्ड फॉर्मेशन आसान हो जाता है। क्लियर यहां तक? अब एक चीज समझना, पहला पॉइंट मुझे बताओ, क्या कैटलिस्ट जितना लिया था उतना का उतना सेपरेट हो गया? यानी अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहला पॉइंट, कैटलिस्ट ने रिएक्शन पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेशन समझते हैं ना, पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? अब यही पे सवाल आता है, पार्टिसिपेट किया तो लोगों को लगता है जब रिएक्शन में गया, रिएक्शन में तो अगर 10 ग्राम मिलाओगे तो 2-3 ग्राम तो खत्म होगा। अरे यही तो तरीका है कि जितना मिलाओगे उतना लास्ट में बच जाएगा। हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, थोड़ा रफ्तार में लिखना। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। नंबर 2, रिएक्शन पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अमाउंट बदला कि नहीं बदला? लिखना जरा, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, amount of catalyst will remain unchanged। amount of catalyst will remain unchanged before and after the reaction। before and after the reaction। before and after the। अब रुकना ध्यान से, अब इसमें भी बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, सर ये भी तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ये भी तो थ्योरी है, ये भी तो, ऐसा हमेशा कोई जरूरी? फिर कह रहा हूं, पहले कहा था आपका दायरा एनसीईआरटी है, इसी रेफरेंस में रह के सोचना। रिसर्च करने लगे तो हमेशा गड़बड़ होने लगेगा। वही हुआ 2023 के कोलिजन थ्योरी के सवाल में। अगर आप ये सेट कर लो मुझे एनसीईआरटी के दायरे में रह के सोचना है, डाउट आता ही नहीं। जब ज्यादा सोचने लगोगे, सर थ्योरी थी क्या पता वहां गलत हो जाए, अरे जो कह रहा वो सुनो ना, आपका सिलेबस है यार। समझ पा रहे हो क्या? वो थ्योरी कह रही है कि जितना लिया उतना बच जाए, क्या पता थोड़ा बहुत किसी रिएक्शन में कंज्यूम भी होता हो। हमें इस दायरे में रह के सोचना, समझ पा रहे हो ना?
लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, ये रिएक्शन अपने आप हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जो अपने आप हो रही थी रिएक्शन उसी को कैटलाइज करता है, जो हो ही नहीं रही थी कैटलिस्ट उसमें काम करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट विल नॉट वर्क, कैटलिस्ट विल नॉट वर्क फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट विल नॉट वर्क फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। धन्य बच्चों, लिखते लिखते पढ़ते रहना प्लीज। फील आ रहा है क्या? एक बात बताओ, कैटलिस्ट आया, नया कॉम्प्लेक्स बनाया, बनना आसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जितना था उतना उतना बच गया, यानी अमाउंट बदलने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी मात्रा में कैटलिस्ट लो तब भी पूरी रिएक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी मात्रा बदल ही नहीं रही। अरे जो खत्म होता तब ना और मिलाना पड़ता है यार। 10 ग्राम मिलाओ, 10 ग्राम ही पूरा काम करेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट can catalyze the whole reaction, can catalyze the whole reaction। कैटलिस्ट की थोड़ी मात्रा ही पूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर चलेगा। आ जाओ प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, कैटलिस्ट आया, राहों को आसान करके चला गया, जो जैसे हो रहा था वैसे का वैसा हुआ। क्या उसने इनिशियल कंडीशन को बदला? क्या उसने फाइनल बदला? क्या रिएक्टेंट की एनर्जी को बदला? क्या प्रोडक्ट की एनर्जी को बदला? क्या रिएक्टेंट की एंथैल्पी को बदला? क्या प्रोडक्ट की एंथैल्पी को बदला? तो क्या एंथैल्पी के चेंज को बदलेगा? जितना डेल्टा एच पहले था वही रहेगा। कैटलिस्ट आता है, राहों को आसान करके चला, लेकिन जो डेल्टा एच था उसको बदलने वाला। प्यारे बच्चों, आप सबको बता देना चाहता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में आप सब सुनेंगे एक नाम, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन याद आ रहा है? बता देना चाहता हूं, मैथमेटिकली कुछ ऐसे टर्म होते हैं, मैथमेटिकली मैथमेटिकली कुछ ऐसे टर्म जो केवल स्टेट मतलब अवस्था पे डिपेंड करते हैं। अवस्था मतलब सिचुएशन मतलब कंडीशन, राइट? जैसे मैं ऐसे कहूंगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें केवल मंजिलों से मतलब होता है, रास्तों से मतलब नहीं होता है। इसकी इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है मतलब इसका स्टेट सेम है, मतलब अवस्था सेम है, तो वो चीज जो स्टेट पे डिपेंड करती है, क्या बोला मैंने, वो चीज, तो स्टेट नहीं बदला तो वो भी बदलने वाला। आप जान के हैरान हो जाओगे, आपको थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा जी, बस। है ही नहीं भाई साहब। और ये चार के चारों क्या निकले? स्टेट फंक्शन। मतलब कैटलिस्ट के आने से डेल्टा जी बदलने वाला, डेल्टा एस बदलने वाला, डेल्टा एच बदलने वाला, डेल्टा ई बदलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज, catalyst will not change initial and final, catalyst will not change initial and final condition, will not change initial and final condition। that is, इसका मतलब क्या हुआ? that is state function, that is state function will remains unchanged, that is state function will remains unchanged। जो स्टेट फंक्शन है वो कैसा रहेगा? अनचेंज चलेगा। दैट इज स्टेट फंक्शन विल रिमेन। और स्टेट फंक्शन कितने नाम बताए मैंने? मतलब डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, इनकी वैल्यू बदलने वाली। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी।
will remain unchanged. इनकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, याद रहेगा। प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। कैटलिस्ट जैसे बोलूं वैसे लिखना। पहला पॉइंट, कैटलिस्ट, बताओ ये आरओआर बढ़ाता है कि घटाता है? मात्र मात्र चलेगा, ऐसे लिखना। कैटलिस्ट डिक्रीजेस ईए, इंक्रीजेस आरओआर, डिक्रीजेस ईए, इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट वहीं पे ट्रिपल स्टार बना के लिखना। वर्ड कैटलिस्ट, वर्ड कैटलिस्ट, वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। वर्ड कैटलिस्ट मतलब एक वर्ड है, ये शब्द है। वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेस। Word catalyst cannot be used for those substances which increases EA and decreases ROR. उन substances के लिए catalyst नहीं बोल सकते। Word catalyst cannot be used for those substances which increases EA बढ़ाना, breaker, breaker बढ़ा तो रफ्तार, done, cannot be used for those substances, done है। Next point लिखना, for those substances we use inhibitor। उन सब्सटेंसेस के लिए हम क्या बोलेंगे? मैं फिर कहता हूं, पुरानी किताबों के सवाल मिले तो संभल के खेलना, आप जल्दबाजी में आंसर सही मान लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनहिबिटर। लिख लिया? अब बताओ इनहिबिटर कौन है? कौन है? ऐसे लिखना, पहले लिखना नेगेटिव कैटलिस्ट, लिखो पहले नेगेटिव कैटलिस्ट, वहां लिखना ओल्ड बुक्स और फिर कर देना क्रॉस। हम तो नए जमाने के हैं। अरे हाँ या ना, इनहिबिटर नेगेटिव कैटलिस्ट कर दिया क्रॉस, क्रॉस। अब मुझे बताओ, जो इनहिबिटर है वो ईए को बढ़ाएगा घटाएगा? ईए को, ईए को और आरओआर को। ऐसे लिखना, ईए इंक्रीजेस, आरओआर डिक्रीजेस। अब यहीं पे एक शब्द आता है जिसका नाम है प्रमोटर। सबको याद है? प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोट करेगा किसे? किसे? कैटलिस्ट को। लेकिन खुद कैटलिस्ट बनने वाला, लिखना जरा। प्रमोटर सब्सटेंसेस, पदार्थ, substances which enhances, substances which enhances the working action of, substances which enhances the working action of catalyst, the working action of catalyst। ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को बढ़ा देते हैं, डन, लेकिन खुद कैटलिस्ट बनने वाले, एंड इटसेल्फ कैन नॉट बी कैटलिस्ट। थोड़ा थ्योरी है मगर जरूरी है, सुन लेना। एंड इटसेल्फ कैन नॉट बी कैटलिस्ट, एंड इटसेल्फ कैन नॉट बी, मगर वो खुद कैटलिस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये भी याद रखना, जैसे अपने हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन था? आयरन। कैटलिस्ट लिख लो इसको भी, चलो इसको लिख लो कम से कम। दुनिया के सारे कैटलिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सरफेस केमिस्ट्री में जितने कैटलिस्ट है सब रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आईओसी पढ़ते चलेंगे तो बीच बीच में कुछ रिएक्शन के कैटलिस्ट आपको बताते चलेंगे, जो पढ़ते समय सिलेबस में आ जाए उनके कैटलिस्ट याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? जो सिलेबस में जाए उनके कैटलिस्ट, कैटलिस्ट याद नहीं करने सारे जो वहां लिखे हैं। डन। जैसे ओस्वाल्ड प्रोसेस आएगा, समझ पा रहेगा? तो जो जो आए उनको याद कर लो, लेकिन अलग से कैटलिस्ट याद करने की आवश्यकता, ये सरफेस केमिस्ट्री के लिहाज से बता रहा हूं। हेलो, तो ये नहीं याद करना है। डन। फिलहाल कैटलिस्ट कौन है? आयरन। मॉलिब्डेनम क्या है यहाँ पे? मतलब वो किसको प्रमोट कर रहा है? आयरन को। आयरन हटा दो, क्या रिएक्शन का रेट बढ़ेगा? संभल के, सवाल ऐसे आता है, केवल मॉलिब्डेनम लिखा है, बोलेगा वेदर आरओआर इंक्रीजेस, नो। ये तब काम करेगा जब आयरन होगा। सरल भाषा में, अन्ना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे
साथ है, चलेगा। अन्ना बढ़ गए आगे, समझे कि नहीं समझे? ऐसा कहा जाता था ना। फिलहाल प्रमोटर डन है बच्चे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा सोच सकते, ऐसा होता ना कई बार। अरे हाँ या ना, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन क्या कह रहे हैं? ऐसा बोलना कुछ भी नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटालिटिक पॉइजन। आप बस समझिए चीजों को, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन चलेगा। अब कैटालिटिक पॉइजन ऐसे सब्सटेंस हैं जो चीजों को रिड्यूस करेंगे, राइट? लिखिएगा सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। कैटालिटिक पॉइजन कैसे पदार्थ है, बोल पाओगे क्या? सब्सटेंसेस विच reduces the working action of catalyst। ये लंबा लगे तो ऐसा लगेगा, substances which reduces the efficiency of catalyst, which reduces the efficiency of catalyst। अब मुझे जो बताना था ये वाला पॉइंट, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इंसान के लिए पॉइजनस पाए गए, वो रिएक्शन के लिए भी पॉइजनस पाए गए। लिखना, सब्सटेंसेस which act as, substances which act as, substances which act as, substances which act as poison for human, which act as poison for human, also act as catalytic poison। ये AR में आपको मिल सकता है। substances which act as poison for human also act as catalytic poison। चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड सो ऑन, राइट? तो हर वो सब्सटेंस जो इंसान के लिए जहरीले हो सकते हैं, वो पाए गए रिएक्शन के लिए भी जहरीले। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, क्या शब्द कैटलिस्ट क्लियर है? शब्द इनहिबिटर क्लियर है? इन शब्दों में थ्योरी खूब सवाल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये डायग्राम बनाइएगा जल्दी से। जिन्होंने पहले बना लिया अब लिख दो, सफेद वाला विदाउट कैटलिस्ट, हाँ या ना? लिख लीजिएगा। अगर नहीं बनाया था तभी बना ले, बना लिया तो वहां लिख दे, और यहां लिख देना विद कैटलिस्ट। कितनी बढ़िया चीज है कैटलिस्ट, नहीं कैटलिस्ट। आता है, राहों को आसान कर जाता है। इज दिस क्लियर? और जो ऊपर है बताओ, उसको निगेटिव कैटलिस्ट बोलूं कि इनहिबिटर बोलूं? आज से हमने सीखा निगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोलना, निगेटिव बातें नहीं करना। ठीक है बेटा, मतलब एनसीईआरटी ने भी कहा निगेटिव बोलो ही नहीं भाई साहब, निगेटिव क्यों बोल रहे हो आप, नाम ही बदल दो। एक बच्चे ने कहा सर इनहिबिटर और पॉइजन में क्या अंतर है? बढ़िया सवाल। इनहिबिटर खुद आरओआर को घटाता है, पॉइजन कैटलिस्ट कहता है। कैटलिस्ट क्या, कहां तू पढ़ा है? आज तुझे जीवन के मजे दिखाऊं, समझ पाया? इनहिबिटर खुद घटाएगा, लेकिन पॉइजन खुद नहीं घटाएगा। वो किसको रोकेगा? कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट कहना मुझे पढ़ना है। समझ पा रहे क्या? कहाँ चक्कर है पड़ा यार, तुझे घुमा के लाता हूँ। लिख लिया होगा सबने, समझ पाएगा? लेकिन जब इनहिबिटर है वो खुद ही घटाएगा, और वो कैटलिस्ट को काम नहीं करने देगा। क्लियर है बच्चे? हेलो? हाँ, अब एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर, अब फिर आप रिसर्च वाले मूड में जा रहे हैं ना, ज्यादा फिलहाल तो भी दिक्कत है, शब्दों का मतलब बताना था बस। क्लियर है? अब बच्चा कह रहा है सर हमने उसमें प्रमोटर भी मिला दिया, सब मिला दिया, ऑफ कोर्स ओवरऑल इंपैक्ट होगा। ठीक है, मतलब कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। अब इसे आप ऐसे समझो, अपनी काहे की फैक्ट्री थी, अरे बोलो ना। अब आपने पता किया कि भाई साहब लोहा लगा दो रफ्तार बढ़ जाएगी, तो आपने अपने इंजीनियर को फोन किया, ये लोहा वहा लगा दो यार। बोले सर पैसे, क्या बोले? लेकिन आप तो शुरू से कसम खा के बैठे थे एक नया खर्च नहीं करना है और रफ्तार बढ़ाना है, हाँ या ना? तो आपने कहा बिना कैटलिस्ट के रफ्तार बढ़ाओ। क्या बोला आपने? बिना। तो ये जो ज्ञान आपने अभी पढ़ा कि भैया कैटलिस्ट आता है, ब्रेकर छोटा करता है, रफ्तार बढ़ जाता है, उसको भी आप अपनी फैक्ट्री में यूज करने वाले नहीं थे। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो हम लोग कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? कॉलिजन थ्योरी। और कॉलिजन थ्योरी का कहना है कि अगर कभी किसी रिएक्शन को होना है, अगर कभी किसी रिएक्शन को, तो उसे दो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। एक है एनर्जी का, दूसरा है, इसे आप ऐसे समझो, हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर सिलेक्शन को होना है तो दो बैरियर है। एक बैरियर है कंटेंट का, दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन का, मतलब कि प्रॉपर डायरेक्शन का।
अब मान लो एक कंटेनर है, उसमें रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? उसमें जो मॉलिक्यूल है वो सफिशिएंट एनर्जी लेके बैठे हैं। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी 50 जूल है मान लो, और उन मॉलिक्यूल के पास 100 जूल एनर्जी है। कितने जूल? तो बताओ प्यारे बच्चों, वो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब यही वाली बात है कि एक बच्चा है, मैंने कहा सिलेक्शन थ्योरी में पहला पॉइंट था 18 घंटे पढ़ने चाहिए। हेलो, न दिवाली न दशहरा न होली न ईद कोई भी दिन नहीं, हमें रोज कितने घंटे पढ़ने? 18। एक बच्चा हमने खोज डाला, वो 18 घंटे पढ़ता था साल भर। साल भर कितने घंटे पढ़ा? 18। न दिवाली न दशहरा न होली, कुछ कुछ कहीं नहीं। नीट का पेपर दिया, सबको उम्मीद थी भाई सब फर्स्ट रैंक आएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ। सवाल है क्या पढ़ता था? तो पढ़ना भी जरूरी है, मगर अपने को प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ना भी। बिना दिशा के चलोगे तो कहां पहुंचोगे पता नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ओरिएंटेशन बैरियर। लिखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ओरिएंटेशन बैरियर। अब ओरिएंटेशन बैरियर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और उतने में कहानी खत्म करूंगा, ठीक? ओरिएंटेशन बैरियर बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग बस बताना क्या चाहते हैं सुनिएगा। ओरिएंटेशन बैरियर यानी डायरेक्शन का बैरियर, यानी एनर्जी का होना जरूरी है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, इमेजिन करते हैं मेरे पास मॉलिक्यूल है A2 और B2, कौन है? लिखना चाहो तो लिखो, वरना सुन लो तो भी बराबर इम्पैक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A2 प्लस B2 जहां लिखा ना वो लिखा दिया मैंने। A2 प्लस B2 से बन रहा है AB। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अब सुनना, मान लो ऐसी शर्त है, ऐसी कंडीशन है कि रिएक्शन तभी होगी जब दोनों का हेड ऑन कॉलिजन होगा। कैसा कॉलिजन? मतलब ऐसे ऐसे टकराएंगे तभी ए और बी की रिएक्शन हो पाए। अरे सोचो ना यार, एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कॉलिजन हो रहे हैं। कितने कॉलिजन? इतने कॉलिजन हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि सारे के सारे इसी डायरेक्शन में होंगे? सोचो ना यार, क्या कोई गारंटी है? यानी मुझे बताओ, क्या 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 टकराते थे, लेकिन सारे प्रोडक्ट नहीं बन? सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाते थे? किसी में एनर्जी नहीं थी, तो जिसके पास एनर्जी नहीं थी तो कभी दिशा नहीं थी, बोलो हाँ या ना? किसी में कंटेंट नहीं था, कंटेंट था तो कुछ और पढ़े जा रहा था, पढ़ना कुछ और था। वही वाली बात है, मॉड्यूल एलपी कर लेते लाला तो भी काम चल जाता, एनसीईआरटी के कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ लिए तो भी काम चल जाता, पढ़ तो कुछ और रहे थे। समझ पा रहेगा? हमें हमेशा बाउंड होके चलना पड़ेगा। सरल भाषा में ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है कि अपने को प्रॉपर डायरेक्शन कोलिजन कराना पड़ेगा। क्या आपको मॉलिक्युलरिटी याद है? मॉलिक्युलरिटी क्या तीन तीन या तीन से ज्यादा बहुत रेयर थी, बताया था? खुद सोचो यार, दो मॉलिक्यूल में डायरेक्शन का आना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर तीन मॉलिक्यूल टकराएंगे तो बताओ डायरेक्शन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? संभावनाएं कम होंगी कि नहीं होंगी? क्या कम होगा? संभावनाएं समझते हैं? अगर किसी के होने की संभावना ज्यादा, अगर किसी के होने की संभावना, तो वो इवेंट होके रहेगा क्या? आज बारिश होने की संभावना है 99%। आज बारिश होने की संभावना है और कल की संभावना है 80%। तो बारिश कब होगी? दोनों दिन हो जाए कोई जरूरी, लेकिन क्योंकि आज होने की संभावना ज्यादा है, तो कल से तो आज चांसेस ज्यादा है, हो सकता है तो आज ही होगा, हाँ या ना? सारे डॉट्स को जोड़ना सुनिएगा। कोलिजन थ्योरी कहता है कि भैया दो बैरियर चाहिए। कितने बैरियर? दो। एक है एनर्जी का, एक है ओरिएंटेशन का। सरल मतलब प्रॉपर डायरेक्शन कोलिजन होना। इसका डिटेल इंपैक्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 1 डिग्री पे अटैक, 2 डिग्री पे अटैक, हेलो, वहीं पे अटैक होगा तो ही कंपाउंड बनेगा, नहीं तो बनने वाला। समझ पा रहे हैं क्या? अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, लेकिन यहां से एक चीज समझ में आई, यहां से एक चीज समझ में आएगी सर, ओरिएंटेशन बैरियर तो हमेशा होगा। ओरिएंटेशन बैरियर तो, अगर मॉलिक्यूल टकराएंगे, अगर मॉलिक्यूल, तो बैरियर तो होगा ना यार। अब बताओ, अगर मुझे ओरिएंटेशन बैरियर को मिनिमाइज करना है तो मुझे कोलिजन की संख्या बढ़ानी है कि घटानी है? सोच के बताना। कोलिजन की संख्या ही कम कर दो, कोलिजन की संख्या ही, कोलिजन की संख्या ही। अरे जब टकराएंगे ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही। हाँ, ओरिएंटेशन बैरियर तो हमेशा होगा, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन बैरियर घटाना चाहते हो तो आपको टक्कर बढ़ानी पड़ेगी। ये बड़ा अजीब लगेगा, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। ज्यादा टकराएंगे तभी तो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराने की संभावना बढ़ेगी ना यार। टकराएंगे ही नहीं तो डायरेक्शन की संभावना कहां से आएगी? यहीं पे एक फैक्टर का जन्म होता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलेंगे? अरहेनियस ने इसको कैसे यूज किया बताऊंगा, मुझे बस एक लाइन लिखाना है। क्या लिखना आपने कॉपी में? ओरिएंटेशन बैरियर लिखा गया?
एक लाइन लिख लो, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन along with proper energy, for effective collision along with proper energy, they must have, along with proper energy, they must have proper orientation, along with proper energy, they must have proper orientation. एक प्रॉपर एनर्जी के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी जरूरी है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, that's why molecules greater or equal to 3, that's why molecules greater or equal to 3, molecules greater or equal to 3 simultaneously collide, simultaneously collide, simultaneously collide to form product, to form product is very rare. Simultaneously collide, simultaneously collide to form is very, चलेगा बच्चों? नहीं चलेगा. खैर, अब कहानी कुछ ऐसी चल रही थी. भैया अपनी काहे की फैक्ट्री थी? अमोनिया की. हमें क्या बढ़ानी थी? रफ्तार. अब हमने जितना ज्ञान सीखा, देखते हैं सारा ज्ञान हमारी फैक्ट्री में चलने वाला कि नहीं. तो एक नियम बना लेना, जो जो पढ़ेंगे फैक्ट्री में लगाएंगे. क्या बोला मैंने? ऐसा होता ना कि पढ़ाई जो करी उसको आप डेली लाइफ में यूज करो. तो जो जो पढ़ेंगे फैक्ट्री में डन है. कॉपी में लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग आरओआर. फैक्टर्स इफेक्टिंग आरओआर. सर ये कहां से आ गया? कहानी कुछ ऐसे चल रही थी कि रफ्तार बढ़ानी है तो पहले समझो रिएक्शन होती कैसे है. रिएक्शन होती कैसे हमने ये भी समझ लिया. अब जब ये भी समझ लिया रिएक्शन होती कैसे है, अब ये समझने का समय है रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाए कैसे. चलेगा? कॉमन सेंस के सवाल पूछूंगा. कॉपी मत लिखना, लगे तो बात लिखना. सब लोग बोर्ड में आ जाओ. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां सीखेंगे. ठीक, सब लोग बोर्ड पे आओ. आगे चलो. पहला पॉइंट, इमेजिन करते प्यारे बच्चे, हमें रफ्तार बढ़ानी है. क्या बढ़ानी है? रफ्तार यानी आरओआर. अगर हमें रफ्तार बढ़ानी है तो पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, रफ्तार बढ़ाने के लिए आप क्या चाहोगे? टक्कर हो कि ना हो? टक्कर होगी ज्यादा, टक्कर होगी तो संभावना काहे की? इफेक्टिव कोलिजन की. राइट. इससे मैं ऐसे कहूंगा, सुनना ध्यान से. अगर कभी भी आपको रफ्तार बढ़ाना है तो एक रूल बना लो, एक नियम बना लो. नियम क्या बना लो? अगर टक्कर होगी ज्यादा, टक्कर होगी मतलब कोलिजन होगा तो जेड होगा. अगर जेड होगा ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा. सोच के बताना. अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब संभावना, मतलब वो हो ही जाए क्या कोई जरूरी है? मगर संभावना नहीं होगी तो होगा भी तो नहीं. बारिश होने की संभावना 99% है, हो जाए कोई गारंटी नहीं. मगर 10% है तो उसकी संभावना नहीं होने की ज्यादा हो गई ना यार. संभावना है तो होने के चांसेस है. क्लियर? संभावना है तो होने के चांसेस है. तो होने के चांसेस है तो हो भी सकता है ना यार. जब चांसेस नहीं होंगे तो कहां से होगा? समझ पा रहे हो क्या? आना जरा. अगर कभी भी आर बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? तो कोलिजन होगा तो जेड होगा तो पी होगा. पी का फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. ये रूल बना लो आप, चलेगा. और अगर ये होगा ज्यादा तो आर भी होगा. अब जो पूछू बताते चलना. सब लोग बोर्ड पे आओ. आगे क्या लिखवा दूंगा. मेरे पास एक सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में, किसमें है? और एक दूसरा सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में मान लो. और वही सब्सटेंस है अपने पास गैसियस में मानो. हाँ, जो पढ़ेंगे फैक्ट्री में लगाएंगे. चलेगा? सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा टक्कर कहां होगी? डन. तो सबसे ज्यादा टक्कर कहां होगी? तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से सबसे ज्यादा टक्कर होगी गैस में. यानी अगर उसी सब्सटेंस का सॉलिड लेके कराओ, लिक्विड लेके कराओ, गैस लेके कराओ, ज्यादा आरओआर कहां होगा? गैस. क्या ये समझ पा रहे हो? जैसे आप पढ़ते थे अपनी फैक्ट्री में फोन लगाते थे, तुरंत आपने फोन लगाया, अरे अरे चेक करो यार सारा सामान कैसा है. तो आपके फैक्ट्री वर्कर, सर हमारे यहाँ तो सारा सामान पहले से गैसियस है. अरे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्या सारा गैसियस है? मतलब हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट बदलने वाले
मगर एक चीज समझ में आई कि अगर फिजिकल स्टेट बदला जाएगा, अगर फिजिकल स्टेट बदला तो भी आर ओ आर बदल, क्या ये समझ पा रहे हो? एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लो क्या? इमेजिन करते मेरे पास बर्तन है, इसमें है 100 मॉलिक्यूल, मान लो। कितने मॉलिक्यूल? और एक दूसरा बर्तन, इसमें 1 लाख मॉलिक्यूल है, मान लो। कहां मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा? दूसरे में। कहां टक्कर ज्यादा? कहां जेड ज्यादा? जेड का मतलब कॉलिजन। कहां जेड ज्यादा? जेड है ज्यादा तो पी है, पी है ज्यादा आर ओ आर। बोलो ना, समझ पा रहे हो क्या? पी है ज्यादा तो आर ओ आर। मुझे बताओ, आर ओ आर यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, किसमें ज्यादा? आप मानते हो अगर मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा तो टकराएंगे? मॉलिक्यूल होंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे ज्यादा तो संभावना होगी, तो आर ओ आर। आप कहना चाहते हो अगर मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा यानी मोल होंगे ज्यादा यानी कंसंट्रेशन होगा। समझ पा रहे हो क्या? मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा, ज्यादा मत बोलना, पूरा समझना। मॉलिक्यूल होंगे, अरे ज्यादा ज्यादा बोलते हो फिर क्या बोल गए? मॉलिक्यूल होंगे तो मोल होंगे तो कंसंट्रेशन, सुन रहे हो ना? टकराएंगे तो जेड होगा, तो पी होगा, तो आर ओ आर। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? शायद यही 2017 का सवाल था, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन तो आर ओ आर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मेरा सवाल है कि दुनिया की हर रिएक्शन में ऐसा होगा? भैया हम ऑर्डर पढ़ के पहुंचे यहाँ पे। दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनका ऑर्डर जीरो। बोलो ना। अब जो कहने वाला हूँ चौंक जाओगे सुन के, जानते हो? हाँ ये सच है, हाँ ये सच है। जिनका ऑर्डर परफेक्टली जीरो है, जिनका ऑर्डर, जिनका ऑर्डर, मैंने कहा आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। हाँ ये सच है, जिनका ऑर्डर परफेक्टली, उनके कंसंट्रेशन के बदलने से रेट बदलने वाला। लेकिन जब दुनिया की सभी रिएक्शन को पढ़ा गया, ऐसा पाया गया दुनिया की हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो रफ्तार में फर्क आता है जब कंसंट्रेशन बदला। तो क्या इसका ये निष्कर्ष है कि दुनिया में परफेक्टली जीरो ऑर्डर कोई नहीं है? तभी तो मैंने कहा था यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से, बड़े इंतजाम से होती है। इट इज अमेज टू नो, आप ये जान के चौंक जाओगे यार, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो थोड़ा बहुत तो रफ्तार में फर्क आता है। अरे तभी तो अक्सर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो परफेक्ट नहीं कुछ और आता है। इंसानों के लिए यही जीरो बन जाता है, लेकिन सच बताओ क्या ये परफेक्ट जीरो माना जाएगा? बोलो ना। 2017 का सवाल था, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक ऑप्शन था आर ओ आर, एक ऑप्शन था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बोलो क्या चुन के आओगे? अब आर ओ आर नहीं चुन सकते। हाँ ये सच है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से आर ओ आर बढ़ेगा, लेकिन अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ना होता तो वही चुन के आते। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अभी लिखवा दूंगा, लिखवा दूंगा, सुनो पहले। कंसंट्रेशन ज्यादा तो आर ओ आर, लेकिन अगर सवाल बोलेगा परफेक्टली जीरो ऑर्डर तो संभल के खेलना है। जो पढ़ेंगे फैक्ट में लगाएंगे। हेलो, थक गए क्या यार? सैटरडे इफेक्ट चल रहा है क्या? आ जाओ जरा। अब आपने भाई साहब तुरंत फैक्ट्री फोन किया, ए कंसंट्रेशन बढ़ाओ। बोले सर, भाई सर, बोले अच्छा खर्चा है क्या? बोले रहने दो कुछ नया सीखते हैं। इतने प्यारे बच्चों, आपको एक नई चीज पता चली। वो नई चीज क्या पता चली जरा सुनिएगा। आप सब लोग बोर्ड पे आ जाओ जरा। ये मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो इसमें गैसेस भरी है, मान लो मैंने इसका वॉल्यूम घटाया, मान लो वॉल्यूम घटाने के लिए प्रेशर बढ़ाया, मान लो। अब बताओ मॉलिक्यूल पास पास दूर दूर, प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो मॉलिक्यूल पास पास, तो जेड बढ़ तो आर आर बढ़। आपने तुरंत फैक्ट्री में फोन किया, अरे प्रेशर बढ़ा दो। फिर उधर से फोन आया, सर पिस्टन लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खर्च करना। हमने कहा रहने दो रहने दो रहने दो। फिर आपको एक नई कहानी पता चली कैटलिस्ट की। किसकी पता चली? सुनो सुनो सुनो, क्या आपने कैटलिस्ट का पूरा किस्सा सुना? आपने, आप रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ते तो फोन लगाते थे, ठीक? तो हमने पढ़ा कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के जीवन में नई राह
जीवन आसान करके चला, याद आया ना। एक कभी भी जीवन मुश्किल भी करता है क्या? वो जो मुश्किल कर दे वो कैटलिस्ट नहीं है, वो कलंक है कैटलिस्ट के नाम पे। कौन था वो? इनहिबिटर। तो अब सुनिएगा, यानी मुझे बताओ कैटलिस्ट आरओआर को बढ़ाता है घटाता है? ऑलवेज हाँ या ना, ऑलवेज हाँ या ना। लिखवा दूंगा। आपने फिर फोन किया, बोले अरे कैटलिस्ट लगाओ ना, बोले सर लोहा पैसा। हम कर रहे हैं तो रहन दो रहन दो। इतने में एक दिन सुबह उठ के आपने जो पढ़ा बिल्कुल चौंक गए। आपने क्या पढ़ा जानते हैं? आप रिसर्च पढ़ रहे थे किसी का और आपको पता चला दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है, दुनिया में कुछ बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन। अब रिसर्च पेपर क्या था सुनिएगा, बहुत पढ़ते थे सुबह सुबह उठ के, है ना। H2+Cl2 से बना 2HCl, H2+Cl2 से बना, हेलो। अब जैसी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन की अपनी एक रफ्तार है, लेट्स इमेजिन x है। कितनी है? x क्या है? क्या हर बच्चा रफ्तार समझता है? रफ्तार बोलने से अजीब तो नहीं लगता है? रफ्तार बोले तो आरोआ, आया ना। अब इसकी अपनी कुछ रफ्तार है, तो ऐसा उस पेपर में लिखा था अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा धूप दिखाया जाए, इस रिएक्शन को थोड़ा सा, तो जैसे इस रिएक्शन को धूप दिखाते हैं, पता चला प्यारे बच्चों इस रिएक्शन की रफ्तार लाख गुना तक बढ़ जाती है। कितने गुना? आप खुश हो गए, हमें तो 5 गुने की दरकार थी, 100 से 505 गुना ही। अरे हाँ या ना। आपने तुरंत फैक्ट्री फोन लगा रहे, दिखाओ फैक्ट्री को धूप जरा। इतने में आपके फैक्ट्री वालों ने कहा सर पूरा अखबार तो पढ़ लेते। उसमें लिखा था ये नियम केवल 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 फोटोकेमिकल रिएक्शन पे लागू है। किस पे लागू है? और आपके फैक्ट्री वालों ने कहा सर अपनी फैक्ट्री तो अमोनिया की है सर। आप फिर से निराश हो गए, करे तो करे क्या। अगले दिन फिर आप सुबह उठे, अब आपने जो अखबार पढ़ा भाई साहब, इस बार तो आप चौंक ही गए और कुछ ऐसा पढ़ा जो बिल्कुल ताज्जुब करने वाला था। क्या पढ़ा जानना चाहते हो? अभी बताता हूँ, उसके पहले जल्दी लिख लो रफ्तार में। लिख लो थोड़ा थोड़ा, मई में नोट्स के पन्ने भी तो पलटोगे ना, फिर छोटे छोटे सवाल गलत करके आते हैं आप, पता। बड़े तो कर ही लेते हैं सवाल। नंबर 1 लिखना। हाँ हाँ लिखो लिखो। रूल लिख लेना पहले, आरओआर का रूल। मतलब जब भी कभी कॉलेजन थ्योरी से आरओआर की बातें करें, हमेशा यही सोचना आपको। कॉलेजन थ्योरी कहता है जेड होगा ज्यादा तो पी। जो बच्चे भूल जाए पी क्या है, हालांकि मैं अरेनेस बताऊंगा, फिर भी एक बार लिख लो। लिख लो बेटा, एक बार लिख लो बेटा, मुझे पता है सब आपको आता है, वो तो पढ़ा रहे फालतू में आपको। हाँ वो तो आता है सब आपको, वो तो एनटीए वालों को पता नहीं चला आप हो क्या, वरना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोएजेंट, एनसीईआरटी इसे स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका क्या रूल है, क्या एप्लीकेशन है, आगे बताऊंगा, बस नाम लिखे रहना। स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और स्टेरिक फैक्टर। नंबर 1 लिख लेना, फिजिकल स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस में आरओआर किसका ज्यादा होगा? गैस का। कंसंट्रेशन जैसे बोलूं वैसे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंसंट्रेशन। मुझे लगा आप जल्दी पढ़ के जल्दी फ्री हो जाना चाहते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं। आज खत्म अगर मुझे करना होता तो मैं आता, कैटलिस्ट ग्राफ बनाता, टेम्परेचर पढ़ाता, खत्म कर देता। पर अभी मेरे पास एक लेक्चर और है, वो अभी क्या 28 वाले, उसमें 28 को छुट्टी ना आपकी, तो उसके बाद वाले शायद बहुत सारे लोग छुट्टी पे हो सकते हैं, तो मुझे एक लेक्चर और मिल सकता है। तो आज खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मैं एक लेक्चर और लेके खत्म करूंगा। हाँ मुझे आज ही खत्म करना होता तो वो भी खत्म कर देता, आता ग्राफ बनाता टेम्परेचर चढ़ाता। समझ पा रहे क्या? पर अभी समय था तो एक लेक्चर और में कर लेंगे। हाँ, ट्यूसडे से जैसा मैंने बोला था, मंडे को तो मैं शायद नहीं रहूंगा, ट्यूसडे से नहीं रहूंगा सेंटर पे, है ना। बोले नहीं रहे, पूरा बोलना पड़ता आपके साथ का। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा।
तो ट्यूसडे से मैं सुबह शाम डाउट का टाइम बता दूंगा, वो जो भी डाउट आपके हो करना, डिस्कशन भी करूंगा, निश्चित रहना। तो 28 वाले वीक है, मतलब ये जो वीक है उसमें बहुत लोग हो सकता है छुट्टी पे रहे, क्योंकि वो 3-4 छुट्टियां लगातार आ रही है ना। बेटा एक लेक्चर और लेके करा दूंगा, है ना, इसको लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हाँ मतलब क्यों इतना बताऊं आपको, लिखो आप, कंसंट्रेशन। एक लाइन लिखना जरा, क्या कह रहे हैं, किससे, आपसे? अरे ऐसे कैसे बेटा, आप तो नाराज होंगे, आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करो। एक पॉइंट लिखना जरा, कंसंट्रेशन, एक लाइन लिखना। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस जनरली, concentration increases generally, ROR increases, concentration increases arrow बना दो, concentration increases generally, ROR increases, concentration increases generally, ROR increases। नीचे लिखना स्टार बना के, for perfectly zero order, for perfectly zero order, मैंने एक वर्ड बोला perfectly zero order, for perfectly zero order, rate is independent of concentration, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जो रेट है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, बस अब सवाल संभल के पढ़ना। तो सवाल कैसे बनेंगे आपको मिल जाएंगे नहीं, बस ये पॉइंट याद रखना। सर ने कहा था दुनिया में परफेक्टली जोड़ बहुत रेयर है, राइट? हेलो, लेकिन सवाल बोल दे है तो कहना हाँ है, आपने कह दिया सवाल तो सब मान लेंगे। सवाल कह दे जीरो ऑर्डर, यस जीरो ऑर्डर, समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए, लेकिन सवाल आपको सोचने को बोले तो फिर दिमाग से सोचेंगे। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इंक्रीजेस, pressure increases, ROR increases, pressure increases, ROR increases। मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा पॉइंट कवर करूँ, उसके पीछे जब आप पढ़ो ना तो आप भी इसको याद रखो। अगर आपने, यार अपनी फिजिकल की बात करूँ मैं, एक सवाल आता है ना, कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो आप प्लीज, अगर आप भी इस एटीट्यूड से पढ़ेंगे ना, यही सवाल आएगा तो किसी चीज को छोड़ने का मन नहीं करेगा। जब भी छोड़ने का मन करेगा यही सवाल आएगा, समझ पा रहेगा, छोड़ने का मन नहीं करेगा, एक ही सवाल आता है। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इंक्रीजेस, ROR इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट, सबको समझा रखा है, बस लिखा रहा हूं। कैटलिस्ट क्या बोलूं, ROR इंक्रीजेस ऑलवेज कि कभी कभी? बहुत बढ़िया, शानदार, कैटलिस्ट ROR इंक्रीजेस ऑलवेज। अब हम समझ गए हैं एनसीईआरटी की भाषा में नेगेटिव कैटलिस्ट का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। डन है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो कई बार सवाल पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो ROR इंक्रीज, बच्चे को अजीब लगता है, तो याद रखना हाँ ऐसा भी हो सकता है। EM वेव समझ गया ना? लिखना जरा, एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली, केवल फोटोकेमिकल चलेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली। सम रिएक्शंस, सम रिएक्शंस, उसी में रेडिएशन वाले में, सम रिएक्शंस ROR becomes becomes several times, some reactions ROR becomes several times, कुछ रिएक्शन का ROR कई गुना हो जाता है when when they are exposed to, when they are exposed to EM wave, EMW, when they are exposed to EMW, ब्रैकेट लिख देना H nu, when they are exposed to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये दुनिया में बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं, सब नहीं याद करना। बच्चों एक मजे की बात बताऊं क्या, बताऊं क्या? अभी तक वो ना पढ़ा है जो पढ़ाना था, अभी तो तैयारी कर रहे थे, जो पढ़ना था वो पढ़ना चाहेंगे, जो पढ़ना था। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। आ जाओ प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन कंसेप्ट आ चुका है, टेम्परेचर। सबसे पहले समझो मैं क्या सिखाऊंगा, मैं पढ़ाने वाला हूं टेम्परेचर के बदलने से ROR कैसे बदलता है। अरे जाग जाओ लाला बच्चों, टेम्परेचर के बदलने से ROR कैसे बदलता है। जब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाऊंगा 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, कितने हिस्सों में?
सबसे पहले मैं दो फैक्ट बताऊंगा, सबसे पहले मैं दो, और जब फैक्ट बताऊं तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, मान लिया। एक फैक्ट बताता हूं, पता साइबेरिया में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक मेथड का यूज करते हैं। जैसे भी ध्यान सुन रहे हो ना, वैसे ही सुनना, सब एकदम ध्यान सुनो। अच्छा क्या मेथड यूज करते हैं, यही ध्यान चाहिए है ना। जब मैं बोलूं दो फैक्ट है ना, कितने ध्यान सुने, हाँ क्या करते हैं क्या करते हैं, यही वाला ध्यान चाहिए। सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, आ जाओ। अब मैं बोलूंगा फैक्ट, अच्छा हाँ ठीक है बोल दो सर, ऐसे नहीं, उसकी गहराई को समझो तो मजा आए, राइट। सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा। अच्छा हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं कि सोशल साइंस, साइंस। और साइंस में हर फैक्ट का कहीं ना कहीं कारण होता है। कई बार सिलेबस के चक्कर में बताते नहीं है, मगर बिना कारण के तो होता ही नहीं है, कारण तो होता ही होता है। तो सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट के पीछे का फिर मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, और जब एक्सपेरिमेंट भी सीख जाओगे एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। इन तीन हिस्सों में आपको मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। लिखिएगा जरा फर्स्ट फैक्ट। अब फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान सुने तो सुनना, ठीक। लिखना जरा, लिखिएगा फैक्ट नंबर वन। ऐसा पाया गया, क्या बोला मैंने, ऐसा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आर ओ आर, इंक्रीजेस ऑलवेज। टेम्परेचर के बढ़ाने से आर ओ आर हमेशा ही बढ़, हमेशा ही बढ़, वेदर इट इज एक्सो और एंडो, वेदर इट इज एक्सो और, चाहे तो वो एक्सो हो चाहे तो वो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से आर ओ आर बढ़। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, उसके जहन में कुछ भूली बिसरी यादें थी, और वो मुझसे कहता है सर ऐसा मैंने पढ़ा है। वो बच्चा मुझसे कहता है ऐसा मैंने, एक चैप्टर हम पढ़ा करते थे जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, याद आया सर। इक्विलिब्रियम में हमें ऐसा पढ़ाया जाता था कि दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एक्सो होती है, एक एंडो होती है। और सर तब तो हम ऐसे पढ़ा करते थे, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई आगे तो कोई पीछे चली जाती है। वो भूली बिसरी यादों के बाद पे वो कह रहा था, उसको याद नहीं था भाई साहब कौन आगे जाती है कौन पीछे जाती है, सर कोई आगे कोई पीछे जाती है। हेलो सर, वहां तो हम पढ़ते थे कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और आज आप कहते हो टेम्परेचर के बढ़ाने से सबकी रफ्तार बढ़ जाती है। सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा वो अलग बात है ये अलग बात है, ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे, वो अलग बात है और ये, समझ पा रहे क्या सर, वो अलग बात कैसे हुआ। अरे सुनो, तब आपको ये पढ़ाते थे टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगी, और आज मैं ये पढ़ा रहा हूं उसे जहां जाना है जाने दो, मगर जल्दी जाएगी, मगर जल्दी जाएगी। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो फॉरवर्ड जल्दी जाएगी, अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो बैकवर्ड जल्दी जाएगी। ये नहीं पढ़ा रहा हूं वो कहां जाएगी, ये पढ़ा रहा हूं जहां जाना है जाने दो, मगर जल्दी जाएगी। इज दिस क्लियर, कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे। लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट, लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट। ऑन, बस बस बोल, जब भी बोलने का मन करे बोलना, नहीं बोलते तो कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं आप लोग ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर ओ आर इंक्रीजेस ऑलवेज, आर ओ आर इंक्रीजेस ऑलवेज, वेदर इट इज एक्सो और एंड। मैंने क्या बोला ऐसे समझाता हूं, चलो बोर्ड पे आओ। अच्छे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, आर ओ आर। और आप सब अगर जानते हो तो जब भी रेट लॉ लिखते हैं तो लिखते हैं आर बराबर के इंटू ए, हाँ एक ही पावर है ना, हाँ या ना। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से आर ओ आर बढ़ा है तो क्या बढ़ा है के, हाँ या ना। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आर ओ आर बढ़ा है मतलब क्या बढ़ा है के, एग्री और नॉट। यानी सही मायने में मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से आर ओ आर बढ़ता है, बट रियलिटी ये है टेम्परेचर बढ़ाने से आर ओ आर इसलिए बढ़ता है कि क्या बढ़ता है, यानी मैं ऐसे कहना चाहता हूं टेम्परेचर के बढ़ाने से आर ओ आर बढ़ता है क्योंकि, क्या बोला मैंने, के बढ़। अगर आप इसे समझ पाए तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मैंने लिखा के 25 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा, यानी 25 वाला के, बोलो ना बच्चों।
और मैंने लिखा कि 26 डिग्री सेल्सियस, बोलो चलेगा? बताओ बताओ बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? क्यों, आपने तो मुझसे पूछा नहीं एक्सो कौन है एंडो कौन है? उससे कोई फर्क पड़ता? हाई टेम्परेचर वाले का रेट कांस्टेंट लो से ज्यादा होने वाला है। आई एम डैम श्योर, बोलो हाँ या ना? ये बड़ा कि ये बड़ा? और अगर बड़ा अपॉन छोटा करोगे, बड़ा अपॉन, तो बताओ उसका जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1? डन। कितने फैक्ट बताऊंगा? पहला फैक्ट, टेम्परेचर के बढ़ाने से आर बढ़, चाहे एक्सो हो चाहे, दुनिया की हर रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है, बोलो हाँ या ना? अब जो मैं दूसरा फैक्ट कहने वाला हूं, भाई साहब चौंक जाओगे जान के, सुनना चाहोगे? लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट, जल्दी 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 जल्दी, छापा मार खेल लो जैसा लिखा है। लिख लिया होगा? चलिए, क्या कह रहे हैं? बस बस बस, 10 मिनट और है, सुन लो। चलिए, आपका ध्यान चाहिए, आ जाओ बोर्ड पे, आ गए क्या? तो प्यारे बच्चों, पता चला टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ऐसा पाया गया जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अच्छा, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस बोलो, चाहे 10 केल्विन बोलो, बात बराबर है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या बोला मैंने? कितने से बढ़ाया? या तो 10 डिग्री सेल्सियस से या तो 10 केल्विन से। ऐसा पाया जाता है दुनिया की हर रिएक्शन में लगभग लगभग जो रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 गुना हो जाता है। अगर रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हुआ तो मुझे बताओ क्या रफ्तार भी 2 से 3 गुना होगा? क्योंकि रफ्तार बढ़ने के पीछे कारण है रेट कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना? ये आप अखबार में पढ़ रहे थे यार, 10 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 गुना, 10 डिग्री सेल्सियस से 2 से, 10 डिग्री सेल्सियस से 2 से, हाँ या ना? 10 डिग्री सेल्सियस से 2 से, चलो 3 मान लो, आप तो मान लो भाई। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट कांस्टेंट कितने गुना? कितने गुना? बेटा आप भी बढ़ाओ ना। हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रफ्तार कितने गुना? 3 गुना। आपके मन में लड्डू फूटा यार, 10 में 3 गुना, अपने को चाहिए था 5 गुना। मात्र 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइए, रफ्तार 6 गुना हो जाएगा। आपने तुरंत फैक्ट्री में फोन किया, अरे 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 लगा दो आप फैक्ट्री में। क्या बोला आपने? फैक्ट्री में आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगी, हाँ या ना? जब पैसा एक नया नहीं खर्च करना चाहते थे, कंसंट्रेशन नहीं, मतलब आपको कितने तरीके बताए रफ्तार बढ़ाने के? कंसंट्रेशन बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, अरे हाँ या ना? कैटलिस्ट लगा दो, प्रमोटर लगा दो, सब कर दो। आप कहते तो नहीं नहीं, देख के बढ़ाना है। तो अंत में आपने क्या कहा? लगा दो आग फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में हमने लगा दिया, क्या लगा दी? अब यहाँ फैक्ट्री हो गई बंद। अब सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, ठीक? लिखेगा पॉइंट नंबर 2, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। ये फैक्ट नंबर 2 चल रहा है, राइट? इसका कारण क्या है समझाऊंगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के becomes 2 to 3 times, रेट कांस्टेंट के becomes 2 to 3 times। रेट कांस्टेंट कितने गुना हो गया? 2 से 3 गुना। मैंने क्या बोला? सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ जरा। मान लो टेम्परेचर है टी, अरे मान लो उस समय जो रेट कांस्टेंट होगा उससे हमने बोला के टी। क्या बोला? क्या उस समय कुछ रेट कांस्टेंट होगा? अभी केवल टेम्परेचर 10 से बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है? किससे? कितना था? टी। 10 से बढ़ा दो, टी प्लस 10, 10 से बढ़ा दो, क्या नया वाला रेट कांस्टेंट के टी प्लस 10 कह दो? बोलो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा? हायर टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट लोअर से ज्यादा ना यार, हायर वाले का रेट कांस्टेंट लोअर से, बोलो हाँ या ना? आज 1 का अंतर है कि 10 का, तो ये उससे बड़ा होगा नहीं होगा? कितने गुना बड़ा होगा? 2 से, 2 से,
यानी मैं कह दूं प्यारे बच्चों के टी प्लस 10/kT बोलो चलेगा। जब इसका रेशियो निकालो कितने गुना आएगा? 2 से 3 गुना। यानी मैं कह सकता हूं 2 to 3 टाइम्स। बोलो हाँ या ना। ये जो 2 to 3 टाइम आया इसे लोगों ने नाम रखा म्यू। क्या नाम रखा? और इसे कहते हैं प्यारे बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कोई मुझसे कहे व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक लाइन में डिफाइन कर पाऊंगा, दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट हैविंग डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट? रेट कांस्टेंट। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 10 का। जब जब 10 का डिफरेंस होगा और रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालोगे उसी का नाम रख दोगे म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसी में सेकंड में सब पॉइंट लिखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, बता दिया? अरे बता दिया ना यार। दो फैक्ट, पहला फैक्ट बोलो पहले समझाओ। टेम्परेचर बढ़ाने से आर बढ़ता। दूसरा फैक्ट, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3 गुना हो जाता। दो फैक्ट दिमाग में सेट? नहीं सेट? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू, जैसे लिखा लिख लेना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या, इसको फील करना, क्योंकि सवाल में आपको ऐसा बोलेगा कि वो कुछ नया नहीं है, रेशियो है, राइट? या तो म्यू की वैल्यू देगा या तो रेशियो बोलेगा, अपने को समझ जाना है। लिख लिया होगा। अब ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया कि अक्सर जो रिएक्शंस होती हैं उनका जो म्यू होता है वो 2 होता है। अभी आपको दिमाग में समझना पड़ेगा कि अक्सर जो म्यू होता है वो कितना होता है? 2। इसका मतलब क्या बता दोगे मुझे? मतलब अक्सर रिएक्शन कितने गुना होती है और मैक्सिमम रेंज कितनी है? मतलब दुनिया में किसी रिएक्शन का 3 गुना हो गया, वही तो बहुत बढ़िया। लेकिन जनरली कितना होता है? 2। इसीलिए नियम बनाया गया, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, इफ म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, if mu is not specified, if mu is not specified then it will be 2। अगर म्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो कितना मान चलोगे? 2। लेकिन तैयार रहना 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? अब जो कहने वाला हूं पूरी क्लास का ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर किसी सवाल में म्यू नहीं बोलेगे कितना मानोगे? 2। आ जाओ प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट, आ जाओ जल्दी सब लोग, आ जाओ ना यार। थक गए? क्या बात है, अरे आज तो फिर चलने देते हैं। आज टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। एक दिन कोई कह रहा था ना थक गए क्या, थक गए क्या था? मैंने कहा था ना एक दिन फंसोगे आखिरी क्लास में, आओ जरा आ जाओ। 2 मिनट और, मुझे पता आप थक गए, टेंशन ना लो। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 10। और मान लो, बस जल्दी से, रेट कांस्टेंट है के कितना है? अरे मान लो। अब जो पूछू बताना, ठीक? अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के है बच्चे, कितना है? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरे शब्दों ध्यान सुनना, अगर मैंने टेम्परेचर, तो अगला वाला जो के है पहले से बड़ा होगा, आंख बंद करके बड़ा होगा ही। अब बढ़ाना कितने से? 10 से। कितने से? अब एक लॉजिकल सवाल आना जाए, जैसा 10 से बढ़ा रहे हो, 5 7 से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो भी सिखाऊंगा, पहले 10 वालों तो समझो। चलेगा? अभी कितने से बढ़ाना है? 10 से। तो 10 से कर दो 20, कर दो। कितने गुना? वैसे तो 2 से 3 होगा, वैसे तो 2 से, लेकिन अभी कितना माने? 2। क्योंकि अगर अगर कुछ ना बोला जाएगा तो म्यू बराबर 2। क्या इससे मैं 2 के कह दो चलेगा? ए रुको, अगर 2 के हुआ म्यू की वैल्यू बोलो, कैसे निकाला? 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन डिफरेंस वाले रेट कांस्टेंट का रेशियो। चलेगा? अच्छा म्यू की वैल्यू बोलो। अच्छा मान लो म्यू की वैल्यू 3 होती तो? हाँ या ना? चलेगा? अब यहाँ पे टेम्परेचर 10 से और बढ़ाओ, कितना होगा? चला, इसका दुगना किसका दुगना? हमेशा पहले वाले का दुगना, राइट? अब 10 से और बढ़ाओ, कितना हो गया? बढ़िया, 10 से और बढ़ाओ, कितना हो गया? अब मान लो कोई 1000 से बढ़ा दे तो क्या ऐसे खेलते रहेंगे? कुछ मेथड बनाना पड़ेगा, कुछ तरकीब बनानी पड़ेगी, हाँ या ना? क्या बनाया सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? 10। बोलो ना यार, क्या ये 2 है? इसे 2 की पावर 1 कह दो, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर 4 3 2 1, यहाँ के 2 पावर 0 चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा वहां जो बार बार 2 आ रहा है, अगर म्यू 3 होता तो क्या 3 आता? यानी जो म्यू है वही वैल्यू आ रही है।
अब उस पावर में चलते हैं। 10 और 20 में डिफरेंस 10/1, जो दिमाग में वही बोलोगे है ना, 10/1, जो पूछो वो बोलेंगे बेटा ताकि साथ में चले, है ना। 10/1, 10/10, बताओ वहां पे 1 है कि 10 है, तो डिफरेंस 10 का 10/10 क्या नहीं किया, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, डिफरेंस यानी डेल्टा टी। हेलो, किससे डिवाइड किया, 10 से। चेक करते हैं 10 और 30 में कितने का डिफरेंस, 20/10, 20/10 चल रहा है क्या, कितने का डिफरेंस, 30/10, कितने का डिफरेंस, 40/10, इसे मान लो K2, अरे मान लो, मान लिया। मैं कहना चाहता हूं कुछ, K2 बराबर 16 के, कह दूं, हाँ या ना, बोलो ना, K2 बराबर चलेगा। और जो 16 है क्या उससे मैं 2 की पावर 4 कह दूं, कह दूं। और जो प्यारे बच्चे 2 है क्या उससे मैं म्यू कह दूं, कह दूं। और जो 4 है क्या 4 बता पाओगे, 4 कैसे आया था बता पाओगे, कैसे आया था, डेल्टा टी बाई 10 के, चलेगा। के को नीचे ले आऊं, चलेगा, नीचे लिख दू K1 यहाँ पे, चलेगा। अब किसी भी टेम्परेचर का K2 K1 निकाल पाओगे, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो बेटा लिखो, K2 बाई K1, क्या कह रहे हैं, हाँ लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पूरी कहानी को एक सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। बस एक दो सवाल है छोटे छोटे, कल तो संडे है ना, वैसे भी 2 सवाल है, ज्यादा नहीं, एक लाइन में आंसर दोगे आप, देख लेना। लिखो जरा, बोलो। तो अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है, K2 बाई K1 इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10। डन। एक सवाल लिख लीजिए जल्दी से। लिखिएगा, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, in a particular reaction, temperature increases by 50 degrees Celsius. In a particular reaction, temperature increases by 50 degree Celsius. Temperature कितने से बढ़ा, 50 से। Then how many times new rate constant will be? How many times new rate constant will be? कितने गुना नया रेट कांस्टेंट रहेगा, सबसे आसान सवाल, हर बच्चे से बन जाएगा, कुछ नहीं करना लाला, K2/K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10, बोलो हाँ या ना। आज सवाल में म्यू नहीं बोला, कितना मान ले, 2, तो मैं कह सकता हूं K2/K1 इक्वल टू 2 की पावर 5। डन, डन। अरे 50 से बढ़ा ना यार, 50 से बढ़ा तो 50/10, K2 कितना आ गया, 32 K1। डन। एक आखिरी सवाल लिख लीजिए जरा, बोलू। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 10 degrees Celsius, on increasing temperature by 10 degree Celsius, new rate constant, new rate constant is 2.5 times, is 2.5 times of the initial rate constant, is 2.5 times of the initial rate constant. Then then calculate the calculate the new rate constant, then calculate the new rate constant if temperature changes from, if temperature changes from, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, if temperature changes from 25 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस,
इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, बन जाएगा। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज और हैंड जल्दी से, क्या बात है। आज बताओ, सवाल में कुछ नहीं बोला तो म्यू कितना मान ले? म्यू मान ले टू, बोला है क्या? हाँ, तो कभी कभी इनडायरेक्टली बोलता है। डन। आज उसने बोला है 10 डिग्री सेल्सियस से जो नया रेट कांस्टेंट है वो पहले का 2.5 टाइम है। तो 10 डिग्री सेल्सियस में जितने गुना होता है वही म्यू कहलाता है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा के टी प्लस 10 बाई के टी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.5। यही होगा म्यू। खेल खत्म। अब सॉल्व करो तो के टू बाई के वन इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10। म्यू कितना आया? 2.5। 25 से 55 कितने का चेंज? 30/10, 3। अब कठिन नंबर की पावर आ गया, क्या लॉग ले ले? कुछ की आदत पड़ी रहती है, कठिन नंबर देखे लॉग ले लो। अरे लाला, यहाँ क्यूब करना है। ठीक है, के टू बाई के वन चलेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सपेरिमेंट और अरहेनियस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मुझे क्लास मिलेगी 28 के बाद वाले में, ठीक है। मंडे को मैं भी नहीं रहूंगा, ट्यूसडे से मैं टाइम मैसेज कर दूंगा। जो भी डाउट और डिस्कस करना, आपका होमवर्क रहेगा। नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 बोलो क्या? कंप्लीट शॉर्ट नोट्स टिल टुडेज लेक्चर। नहीं, अभी खत्म नहीं हो बच्चे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बाकी बात। अरहेनियस बताऊंगा, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। रिवर्सिबल पैरेलल रिएक्शन में कैसे काइनेटिक्स लगाएं, 2-2 मिनट के हैं, ठीक है। होमवर्क रहेगा नंबर 1, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स टिल टुडेज लेक्चर। कल संडे को वेस्ट मत करना प्लीज। हो सके तो पूरा फिजिकल रिवाइज कर लो अभी, है ना। और अगर पेपर स्टार्ट होगा, जब भी होगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा फिजिकल देंगे उसमें, चलेगा ना। तो रिवाइज करते रहना, मतलब जितना हो चुका है सारा। सॉरी, लिखिएगा नंबर 1। क्या लिखा आपने? कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। नंबर 2, कंप्लीट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट कोलिजन थ्योरी। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट कोलिजन थ्योरी। कंप्लीट एक्सरसाइज 2 एक्सेप्ट कोलिजन थ्योरी। कंप्लीट एक्सरसाइज 3 एक्सेप्ट कोलिजन थ्योरी। कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सेप्ट कोलिजन थ्योरी। ये मैंडेटरी है। इसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी एवरीथिंग, थ्योरी सारा पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी देखना करना हो तो